वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास, पर्यावरण तथा गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बेसिक से नोट्स हैं और इसमें क्वेश्चंस को भी हमने समाहित किया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियाँ। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रजातियाँ होती हैं क्या क्या होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं की स्टोन प्रजाति। तो बेसिकली की स्टोन प्रजाति होते क्या हैं? तो वे प्रजातियाँ जो क्या होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उनका क्या होती है प्रचुरता जो होती है, बहुत समुदाय में प्रचुरता तथा जयभार बहुत कम होता है, लेकिन उनका प्रभाव जो होता है, प्रभुत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। उन्हीं को बोलते हैं की स्टोन प्रजाति। जैसे हम बात कर लें शेर, तो शेर क्या होता है जंगल का राजा होता है। वेल उसी तरीके से क्या होती है समुद्र की रानी बोली जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है। तो जो अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करे, तो जो अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करे और उन्हें रक्षित करे, ये गलत हो गया, रचित हो गया, रक्षित करे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं फाउंडेशन प्रजाति। जैसे क्या है कोरल रीफ, जिसको मूंगा बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये समंदर में ये एक कवच बना के रखता है जिससे छोटे छोटे जीव जो है की रक्षा होती है। अब हम लोग देखते हैं अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? वे प्रजातियां जो अन्य जीवों या प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करें, वो क्या कहलाती हैं अम्ब्रेला प्रजाति। जैसे बड़े कशेरुकी वाले जंतु। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं संकेतक प्रजाति क्या होते हैं। वे प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हीं को हम संकेतक प्रजाति बोलते हैं। जैसे मछली क्या होता है संकेतक प्रजाति होती है। जब भी इसमें क्या होता है मौसम चेंज होता है, कुछ होता है, तो मछलियों का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। जापान में एक तरीके की मछली पाई जाती है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी भूकंप वहाँ आने वाला होता है तो वो मछली क्या होती है उछल कूद मचाने लगती है। इससे आइडिया लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, हम लोग देखते हैं संक्रमिका, जिसको बोलते हैं इकोटोन। तो दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण का क्षेत्र क्या कहलाता है संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। जैसे क्या होता है ये एक तरीके से कह लें हम बॉर्डर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं ये ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है, तो इनका जो मिडिल वाला क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, इसी को हम क्या बोलेंगे इकोटोन बोलेंगे। तो वन क्षेत्र व घास क्षेत्र वाला मध्य क्षेत्र। ठीक है, इसी को हम इकोटोन बोलेंगे। और एक चीज और हम लोग खास बात है इकोटोन की, तो यहाँ पे क्या होती है जैव विविधता, इकोटोन पोर्शन में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ये यूपीटेट 2017 में पूछ रखा है। तो इसमें जो भी कलेक्शन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, नोट्स को ध्यान से करें, क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, अब एक मार्क जो होता है वो क्या होता है बेसिकली ये गुणवत्ता को शो करता है एक मार्क। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये भी 2016 में पूछ रखा है। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। ये भी पूछ रखा है। अब यूपी टेट में 2011 में कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या क्या है? तालाब, घास का मैदान। कौन सा जीवी कारक नहीं है? जैसे दे रखा है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, पत्थर या पत्थर। तो कौन सा जीवी कारक नहीं? तो पत्थर क्या है, इसमें तो जान ही नहीं होती, निर्जीव है, तो जीवी कारक नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थल मंडल पर। ठीक है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर है अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा है डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, इसके बाद ओमनीवोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पैरासाइट होंगे। वो क्या करते हैं दूसरों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, अब सीएनजी का पूरा नाम क्या है बेसिकली?
तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है हम लोग को देखना है इसमें। तो सीएनजी के हमारे इसमें दे रखा है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइट नेचुरल गैस, कार्बोरेटर नेचुरल गैस। इसका जो राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। तो जिसका जो राइट आंसर होगा इसमें जल प्रदूषण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लवण जो जल को अवशोषित करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक लवण। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जीवाणु तथा कवक। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अपमार्जक बोलते हैं। इसे प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैविक घटक पादप, मृदा, वायु, जल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा पादप होगा, जैविक घटक मतलब जिसमें जान होती है। हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा अधिक है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जो राइट आंसर इसका होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन उसके बाद है 21%। उसके बाद आर्गन है 0.93%। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। फिर है नियॉन 0.0018%। हाइड्रोजन है 0.001%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन है 7, 6, 5, 3। राइट आंसर इसका होगा 7। अब हम इसका क्या है घटते हुए क्रम में देखते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के थ्री आर हैं। तो इसके चारों इसमें क्या हो जाएगा? कौन कौन से आर हैं? आर फॉर रिड्यूस, कम उपयोग करना। आर फॉर रिसाइकल, पुनः चक्रण। आर फॉर रीयूज, पुनः उपयोग। तो 3R का मतलब ये है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आ भी रखे हैं। हम लोग आगे देखते हैं। पर्यावरण के लिए हानिकारक है कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल आइटम। ये कभी भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बहुत जगह इसको क्या किया गया है? कम कर दिया गया है। ठीक है, ये जो होता है प्लास्टिक जो होता है पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, पॉलीइथीन होता है ये। उसके बाद है चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने ये चीज बोला था। 10% का जो नियम बोलते हैं, 10% का नियम, उसको किसने दिया था? लिंडमान द्वारा 1942 में दिया गया। इसका संबंध ऊर्जा उपयोग से है। इसमें क्या होता है? हर एक जो स्तर पे ऊर्जा केवल 10% ही पहुंचती। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है कितना? 10%। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन का घटक क्या है? सौरमंडल नहीं है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो क्या है इसका आंसर? ग्रीन ओलंपियाड। अब यूपीटेट 13 में हम देखते हैं 2013 में निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? केचुए को बोलते हैं। केचुआ क्या करता है? पूरे किसान को, जैसे क्या होता है खेत को पूरे क्या करता है? जोत डालता है एक तरीके से देखा जाए। वो मिट्टी को भुरभुरी मिट्टी बना देता है जिससे उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीज के लिए प्रयुक्त रसायन है तो पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जब भी हम कृत्रिम वर्षा कराना होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट को मिसाइल के द्वारा जो है इसको दाग दिया जाता है। 165 सेंटीमीटर ऊंचाई जब पर जाने पर तापमान कम हो जाता है कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड बादल की तापमान को कम कर देता है। इसको क्या करते हैं, मिसाइल से छोड़ दिया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे खेल का मैदान हो, उसमें पहले बारिश करानी हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मिसाइल से सिल्वर आयोडाइड को छोड़ देते हैं। ये जनरली बहुत सारा, ये चाइना में बहुत इसका यूज किया जाता है, कृत्रिम वर्षा का। अब पीएच स्केल देख लेते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है, इसकी रेटिंग होती है 1 से लेके 14 तक होती है। 7 जो पोजीशन होता है ये न्यूट्रल होता है। इसके लेफ्ट साइड में जो होता है एसिडिक होता है, राइट साइड में इसके बेसिक होता है। बाएं में एसिड अम्लीय और इधर क्षारीय होता है दाएं साइड में। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको ध्यान से फिगर को देख लें, एग का इसका सबका दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग देख लें। ठीक है, अब अगर पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा वो आइटम। अगर 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, उदासीन। जैसे कि प्योर वाटर क्या होता है, उदासीन होता है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक नेचर होगा। ठीक है, आंसू का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। दूध का पीएच कितना होता है, 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। यानी आंसू का और मानव रक्त का पीएच क्या होता है, सेम होता है। और समुद्र के जल का पीएच कितना होता है, 8.5, यानी उतना ही क्षारीय होता है ये। उसके बाद टमाटर का पीएच 4 होता है, यानी ये क्या होता है, अम्लीय होता है। नींबू का पीएच 2 होता है, ये और अम्लीय होता है। जो लार होता है उसका पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है, तो अम्ल वर्षा का अर्थ होता है उस वर्षा से, वर्ष या हिम से या ओला से या कोहरा से, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के क्या होते हैं, ऑक्साइड। NOx मतलब नाइट्रोजन के कुछ भी, या NO1 हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, तो इसलिए X लगा दिया, X वेरिएबल टाइप का हो गया। घुले हों, जिनसे तनु, तनु मतलब जो हमारा होगा कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं या सल्फर डाई ऑक्साइड बोलते हैं, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का अर्थ क्या होता है, उस वर्षा या हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। तो NOx का मतलब X क्या है, X की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 होती है, तो NO2 हो गया, NO हो गया, NO3 हो गया। तो ये क्या होते हैं, घुले हों, जिनमें तनु जो है डाइल्यूटेड क्या हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, तो इसी से क्या होता है, अम्ल जो होता है अम्ल वर्षा होता है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NOx यानी इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड तीनों जब मिल जाते हैं तो H2SO4 और HNO3 बनता है। इसी कारण से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा के लिए योगदान कौन कौन से देते हैं, SO2 और NOx। ठीक है, ये अम्ल वर्षा का जो अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है वो खराब हो रहा है, बीच में आया था ना कि, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो बगल में वहाँ कारखाने और वो सब हैं, तो उससे वहाँ पे अम्ल वर्षा की वजह से जो है वो खराब हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके कारण क्या है, अम्ल वर्षा के कारण क्या है। तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, जंगल में लगने वाली आग के कारण भी हो सकता है। ये जलेंगे तो क्या होगा, यही सब नाइट्रस ऑक्साइड और ये सब बनेंगे, SO2 और ये, फिर ये कंबाइन करके क्या बनेंगे, सल्फर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और इस HNO3 बनेंगे। आकाशीय बिजली में नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं तथा पानी के अणु से मिलकर नाइट्रिक अम्ल भी बना लेता है, जिससे अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब इसमें हाथी दे रखा है, सांप दे रखा है, शेर दे रखा है, बकरी दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांप। ठीक है, इसमें क्या होता है, हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को मोर खाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है हमारा आ रहा है बी आ रहा है। तो
कौन सी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है इसमें? हमारा आ जाएगा सांप आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं, यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक से अपघटक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इस तरीके से इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।